हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। मेरा नाम है अनीश मोहन और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के अंदर कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, जिनमें से एक है विजन आईएएस की PT 365 मैगजीन्स, जो कि आपके करंट अफेयर्स पूरे एक साल के कवर करती है। आप चाहे कहीं से भी करंट अफेयर्स को कवर कर लें, अगर आप PT 365 को नहीं पढ़ते तो मन के अंदर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, एक डर होता है कि कहीं हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिस आउट ना हो जाए। इसी डर को खत्म करने के लिए हम एक नया फ्री कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है PT 365 एंड बियॉन्ड। इस कोर्स के अंदर हम PT 365 के अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर किए गए, जिन भी इश्यूज को एड्रेस किया गया, उन सभी को एक डिटेल मैनर के अंदर कवर कराया जाएगा। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा जिसके अंदर करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी इश्यूज हैं उनके स्टैटिक पोर्शन के साथ जो लिंकेज है उसको भी हम साथ में कवर करते रहेंगे, ताकि आपके करंट अफेयर्स और उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक पोर्शन आपका एक ही जगह पे कवर होता रहे। इसके अलावा भी अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की आपको रिक्वायरमेंट होगी किसी टॉपिक या इशू से जुड़ा हुआ, तो वो भी आपको वीडियोस के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसीलिए वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल के अंदर कवर कराया जाएगा विद स्टैटिक पोर्शन एज वेल। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो विजन आईएएस की साइट से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके करंट अफेयर्स को एक टाइमली मैनर में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कराया जाएगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें। 2022 के अंदर इंडियन पॉलिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिलती है वो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। ये जो जनहित अभियान केस है 2022 का, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपहोल्ड कर दिया है। ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये एक्ट इंडिया के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो इंडिया के अंदर जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, यानी कि उनको पढ़ाई और सरकारी नौकरी इन दोनों के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है 10%। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम रिजर्वेशन के टूल के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया की सोसाइटी कास्ट में डिवाइडेड है। इंडिया की सोसाइटी के अंदर ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि सोशली बैकवर्ड हैं। ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनकी अगर हम देखें तो ना तो पॉलिटिक्स के अंदर हमें इनकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, पॉलिटिकली दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, इकोनॉमिकली दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, एजुकेशनली दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में ये जो कम्युनिटीज़ थी जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, सोशली जो बैकवर्ड रह गई, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाई। तो आज की डेट में हम कह सकते हैं कि ये बैकवर्ड है। नाम से आपको पता चल रहा है कि बैकवर्ड का मतलब क्या है, कि बाकी जो समाज है वो काफ़ी आगे है और ये अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये भी एट पार आ जाएं, ये भी एट पार आ जाएं बाकी कम्युनिटीज़ के, तो इनको रिजर्वेशन की टूल की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर जो ये सोशल डिस्टिंक्शंस हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, SCs और STs हैं, ये अगर इकोनॉमिकली रिच भी हो जाते हैं तो भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी, सिर्फ इकोनॉमी के बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई सोशल एस्पेक्ट होना चाहिए। ये जो पूरा का पूरा रिजर्वेशन का व्यू था, ये हमारा पुराना व्यू था। पुराने व्यू के अंदर हम क्या कहते थे, पुराने व्यू में ये कहा जाता था कि रिजर्वेशन जो है वो कोई पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम नहीं है, गरीबी हटाओ अभियान नहीं है रिजर्वेशन देना। रिजर्वेशन हम पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए नहीं दे रहे, रिजर्वेशन हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के क्राइटेरिया के बेसिस पर नहीं देंगे, ये पहले माना जाता था। ये कहा जाता था कि अगर कोई इंसान पुअर है और वो सोशली बैकवर्ड भी है तो उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है, एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो पुअर है और इसके साथ कोई और एडिशनल क्राइटेरिया नहीं लगता तो उसको रिजर्वेशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पुअर के बेनिफिट के लिए जो सरकारें हैं वो अलग अलग पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम चलाती रहती हैं। रिजर्वेशन एक पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये हमारा पुराना व्यू हुआ करता था। लेकिन जो हमारी ये जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, इस जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है। जितने भी लोग
जितने भी लोग आपके इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे उनको 10% रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर दी जा सकती है। ठीक है, तो जो हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसने क्या किया था, इसने 2 आर्टिकल्स ऐड किए थे। एक था आपका आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 और दूसरा था आर्टिकल 16 का क्लॉज 6। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दे रहा है, और 16 क्लॉज 6 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अगर हम इसी जजमेंट की थोड़ी सी और बात करें तो ये जजमेंट क्या कहती है, पहली चीज़ तो एकदम क्लियर हो गई कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर भी रिजर्वेशन दी जा सकती है, ये इन्होंने अपहोल्ड कर दिया। दूसरी चीज़ क्या कही, दूसरी चीज़ इन्होंने ये कह दी कि ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले होंगे, उन्हीं को ही ये 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट एक्सक्लूड कर देती है कुछ लोगों को। किन लोगों को एक्सक्लूड कर देती है, पहला जो भी ओबीसीज हैं, जो भी एससीज हैं, जो भी एसटीज हैं। ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी ये चाहे अगर पुअर भी हैं तो भी वो इस 10% रिजर्वेशन के अंडर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इनको ऑलरेडी रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा चुकी है, तो ऑलरेडी उन्हें रिजर्वेशन है, तो डबल रिजर्वेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनको इसके अंदर एक्सक्लूड किया गया है। और भी कुछ लोग हैं जिनको 10% बेनिफिट लेने से, ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बेनिफिट है ये लेने से मना किया गया है। वो कौन से हैं, वो हैं ऐसे लोग जिनके पास कभी 5 एकड़ की एग्रीकल्चरल लैंड रह चुकी है। अगर किसी भी इंसान के पास इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड थी तो हम ये मान सकते हैं कि वो इकोनॉमिकली वीकर नहीं रहा होगा, कम से कम उसके पास एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करने की साधन है। ठीक है, दूसरा ऐसे लोग जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल फ्लैट है। ठीक है, इतना बड़ा फ्लैट है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, इसीलिए इनको भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है, 100 स्क्वायर यार्ड्स का इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, जो भी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी, अगर उस नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी के अंदर किसी के पास 100 स्क्वायर यार्ड का घर है तो उसको भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। और अगर म्यूनिसिपैलिटी में नहीं रहता, वो कहीं और रहता है, ठीक है, इन एनी अदर एरिया, तो उन एरिया में अगर उसके पास 200 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट है तो भी उसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें बोले गए। तीसरी बात जजमेंट में क्या बोली गई, तीसरी बात जजमेंट में ये बोली गई कि जो इंदिरा साहनी केस हुआ था 1992 में, इसको अभी हम आगे देखेंगे जब हम ओबीसी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला ही टॉपिक है वो। जो 1992 के अंदर इंदिरा साहनी जजमेंट हुई थी, इंदिरा साहनी जजमेंट में ये कहा गया था कि इंडिया के अंदर रिजर्वेशन कैन नॉट बी मोर देन 50%। ठीक है, इट कैन नॉट बी मोर देन 50%। और इंडिया के अंदर कितनी रिजर्वेशन आज की डेट में दी जा रही है, देखिए इंडिया के अंदर एससीज के लिए 15% सीट्स रिजर्व होती हैं, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो। एसटीज के लिए 7.5% सीट्स रिजर्व होती हैं, एंड ओबीसीज के लिए 27% सीट्स रिजर्व होती हैं। अगर इनको आप टोटल करेंगे तो अराउंड 49.5% आता है। अब क्या किया गया, बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 10% रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। यानी कि 49.5% सीट्स तो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, इसके बाद 10% सीट्स को और रिजर्व कर दिया गया है, तो इफेक्टिवली जो रिजर्वेशन है वो 59.5% बन जाती है। यानी कि इंडिया के अंदर चाहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, अगर 100 सीट्स हैं तो 100 में से 59.5% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड रहेंगी। ठीक है, इंदिरा साहनी जजमेंट कहती है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये इंदिरा साहनी जजमेंट केस के अगेंस्ट जाता है या नहीं जाता। तो ये वाली बात भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंदिरा साहनी केस के अंदर ये जो 50% की सीलिंग थी, ये सीलिंग सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ये जो सीलिंग है 50% की, ये सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए। इनका जो कंबाइंड रिजर्वेशन है इट कैन नॉट गो अबव 50%। लेकिन इसके अलावा आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% का रिजर्वेशन दे रहे हैं ये भी वैलिड रहेगा। ठीक है, यानी कि 50% की सीलिंग सिर्फ इन कैटेगरीज के ऊपर अब लगा दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है। एक और फैक्ट जो आप याद रख सकते हैं इस स्कीम से, इस न्यूज़ से जुड़ा हुआ, वो ये है कि जो 103rd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये एक्ट आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिन्हो कमीशन। ठीक है, सिन्हो कमीशन ने इस अमेंडमेंट की रिकमेंडेशन की थी। अब अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। हमारी अगली न्यूज़ ओबीसीज के इश्यूज से जुड़ी हुई है। ओबीसीज के 3 इशू इसके अंदर कवर किए जाएंगे। पहला तो कवर किया जाएगा ओबीसीज के रिजर्वेशन के जुड़े हुए इश्यूज, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दे दिया था। ठीक है, तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे जो हमारा अभी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। ओबीसीज की सब कैटेगराइजेशन के लिए 2017 के अंदर एक कमीशन बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस रोहिणी। ठीक है, इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी लेकिन वो किसी वजह से डिले हो गई और अब ये जो कमीशन थी, इस कमीशन को दोबारा से एक एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दी गई है। तो ये कमीशन किस काम के लिए बनाई गई थी और क्या इशू चल रहा है उसको भी हम इसके अंदर देखेंगे। लेकिन इस न्यूज़ को कवर करने से पहले हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 और इंदिरा साहनी जजमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी अगेंस्ट इट्स सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन क्राइटेरिया के बेसिस पर स्टेट जो है किसी भी सिटीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। पहली चीज़ तो ये कह दिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या कही? दूसरी चीज़ ये कही कि विमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इनका इंटरेस्ट अपहोल्ड करने के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तीसरी चीज कही गई कि जो हमारे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, इनके वेलफेयर के लिए भी स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। और लास्ट बात कही गई कि जितने भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, एससीज हैं और एसटीज हैं, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनकी रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो जो आर्टिकल 15 था, आर्टिकल 15 बेसिस बनता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एससी, बीसीज, एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का। एससी, बीसीज क्या है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है कि स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी नौकरी देने में स्टेट जो है अपने सिटीजन्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ RRCSDPR, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पर जो स्टेट है किसी को भी सरकारी नौकरी देने से मना नहीं कर सकती, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलाउड नहीं है इन क्राइटेरिया के बेसिस पर। ठीक है, और आर्टिकल 16 कहता है कि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, उनके लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है सरकारी नौकरियों के अंदर, उनके लिए रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि एससीज और एसटीज के लिए रिजर्वेशन करना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जब हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारा फोकस रहा कि जितने भी हमारी सोसाइटी के अंदर एससीज हैं, एसटीज हैं, जितनी भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, बेसिकली उन डिप्रेस्ड क्लासेस को सोशली फॉरवर्ड लाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस को आगे लेके आएंगे हम। तो उसके लिए एजुकेशन के अंदर और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर उनको रिजर्वेशन देना चालू कर दिया गया। लेकिन ऐसी बहुत सारी क्लासेस थी, ऐसी बहुत सारी क्लासेस थी जो कि एससीज और एसटीज के अंदर नहीं आती थी, बट दे वर ऑल्सो बैकवर्ड। तो इनको कहते थे हम ओबीसीज के नाम से जानते हैं इनको हम, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी, इनकी अलग से कोई भी लिस्ट तैयार नहीं थी कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि बैकवर्ड कैटेगरी के अंदर आएंगे लेकिन एससी और एसटी वो नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए कुछ कमीशंस बनाई गई। तो ये कमीशंस आपको पता होनी चाहिए। जो सबसे पहला एफर्ट किया गया था वो था 1953 के अंदर, जब काका केलकर कमीशन बनाई गई। ये जो काका केलकर कमीशन थी, इसने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी तो अराउंड 2499 ही मान लीजिए, 2399 कास्ट को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड बताया। ठीक है, लेकिन ये जो काका केलकर कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, इन रिकमेंडेशन को सरकार ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, तो 1953 के अंदर आपकी जो काका केलकर कमीशन थी वो बनी थी। इस कमीशन का नाम था फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन।
ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और कमीशन बनाई जाती है और ये कमीशन बनाती है जनता पार्टी। 1977 के अंदर जनता पार्टी जो है वो पावर में आती है और मोरारजी देसाई जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे वो 1979 के अंदर सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाते हैं। ठीक है, इस कमीशन को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, मंडल कमीशन। ठीक है, लेकिन जनता पार्टी का जो रूल है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी जो हैं वो पावर के अंदर वापस आ जाती हैं। तो ये जो मंडल कमीशन थी, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। जो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है इसकी रिपोर्ट भी कहीं अंधेरों में खो जाती है, आप ऐसा मान के चल लीजिए। ठीक है, और कई सालों तक ये रिपोर्ट है ना खोई रहती है, लगभग 10 सालों तक। 1989 के अंदर क्या होता है, 1989 के अंदर दोबारा से सेंट्रल लेवल पे जनता दल पावर में आता है। जनता दल दोबारा से पावर में आता है और ये जो जनता दल अब पावर में आ चुका है, ये क्या करता है, ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करना चालू कर देता है। मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी, इनकी रिकमेंडेशन थी कि इंडिया के जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ऑलरेडी एससीज का रिजर्वेशन 15% था, एसटीज का रिजर्वेशन 7.5% था, अब ओबीसीज को 27% का रिजर्वेशन और दिया जाने लग गया। तो इस वजह से हमारे देश की जो बाकी पॉपुलेशन है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और गुस्से की वजह से इंडिया के अंदर इस मंडल कमीशन की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट भी देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। तो जब प्रोटेस्ट होंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कर देगा। तो ये जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया गया, इसके ऊपर जो केस होता है उस केस का नाम है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस, ये जो इंदिरा साहनी केस है 1992 का, ये 9 जजेस ने हियर किया था। 9 जजेस ने हियर किया था और इस केस की जजमेंट 6:3 वर्डिक्ट से आई थी। 6:3 वर्डिक्ट का क्या मतलब है कि 9 में से 6 जजेस जो हैं वो एक फेवर में थे और 3 जजेस दूसरे फेवर में थे। ठीक है, तो किसकी बात मानी जाएगी, जो मेजोरिटी वालों की बात मानी जाएगी। ठीक है, तो इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर क्या क्या बातें कही गई। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देख लो, यहां पे क्या हो रहा है, ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, जनता दल के द्वारा 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया इन 1989। अब उसके बाद जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया हुआ था, इसी दौरान क्या हुआ, हमारे एक और प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी ने क्या किया, 27% ओबीसीज का रिजर्वेशन था, इसके साथ साथ 10% रिजर्वेशन और दे दिया टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, इकोनॉमी के क्राइटेरिया पे 10% रिजर्वेशन और दे दिया गया। तो इफेक्टिवली कितना रिजर्वेशन आपको मिल गया, यहाँ पे 37% रिजर्वेशन कर दिया गया था। अब इंदिरा साहनी केस के अंदर क्या होगा, इंदिरा साहनी केस में इसके ऊपर भी बात की जाएगी और इसके ऊपर भी बात की जाएगी। तो ये जो केस होता है इंदिरा साहनी केस, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। इंदिरा साहनी केस को हम मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1992 के अंदर इसकी जजमेंट आती है। जजमेंट आती है 6:3 वर्डिक्ट से। तो इसके अंदर क्या क्या बातें कही जाती है, पहला तो ये कहा जाता है कि जो रिजर्वेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू रिड्यूस सोशल बैकवर्डनेस। ठीक है, जो प्राइमरी क्राइटेरिया होना चाहिए रिजर्वेशन का वो सोशल क्राइटेरिया होना चाहिए अलॉन्ग विद एजुकेशनल और इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। यानी कि जो पीवी नरसिम्हा राव ने ये 10% की रिजर्वेशन दी थी फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ऐसे लोगों के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर हैं, ये यहां से हट गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सोशल बैकवर्डनेस का कंपोनेंट ऐड नहीं किया था। तो ये 10% की रिजर्वेशन तो जो है उसको खत्म कर दी जाती है इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर। दूसरी बात क्या कही जाती है, दूसरी बात ये कही जाती है इंदिरा साहनी केस के अंदर कि जो टोटल रिजर्वेशन है इट शुड नॉट एक्सीड अ सीलिंग ऑफ 50%। यानी कि इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते ऑर्डिनरीली। ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है तो उसमें दी जा सकती है, बट ऑर्डिनरली 50% की सीलिंग को ब्रीच नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इंदिरा साहनी केस के अंदर कह दिया गया। तीसरी बात ये कही गई, तीसरी बात एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ओबीसीज को, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं जो कि बैकवर्ड हैं, उनको आप रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन ये जो ओबीसीज हैं, ओबीसीज के अंदर जितने भी क्रीमी लेयर के लोग हैं, जितने भी क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर से क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ढेर सारे लोग हैं जो कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं।
ठीक है, ये सब के सब अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इकोनॉमिकली वेल टू डू होंगे, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए पर एनम से ज़्यादा होगी, 8 लाख रुपीस पर एनम से ज़्यादा होगी। तो ये जो लोग हैं इनको हम क्रीमी लेयर कहेंगे, और क्योंकि ये ऑलरेडी इतने एडवांस्ड हैं तो इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ओबीसीज को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन ओबीसीज के अंदर जितने भी लोगों की परिवार की इनकम 8 लाख पर एनम से ज़्यादा होगी उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये इंदिरा साहनी केस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। दूसरा आपको याद रखना है, क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसीज पे लगाया जाएगा, एससीज और एसटीज के ऊपर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जाता। ठीक है, इंदिरा साहनी केस ने ये ऑलरेडी बोल दिया था कि जो एससीज एंड एसटीज हैं, इंडिया के अंदर जितने भी बैकवर्ड लोग हैं उन बैकवर्ड लोगों में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड एससीज और एसटीज हैं, तो इनकी बैकवर्डनेस के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर आ गया था। चौथी चीज़ क्या कही गई? चौथी चीज़ ये कही गई कि आप जो रिजर्वेशन दे रहे हो, रिजर्वेशन अब किस किस को मिल रहा है? एससीज को मिल रहा है, एसटीज को मिल रहा है, एंड 27% फॉर ओबीसीज। ये जो रिजर्वेशन है इसको भी अपहोल्ड कर दिया गया, इसको भी कह दिया गया कि हाँ ये रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो इन सबको जो रिजर्वेशन दिया जाएगा इट वुड बी ओनली इन द इनिशियल एम्प्लॉयमेंट, इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में दिया जाएगा। प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लीजिए कि इंदिरा साहनी केस ने कह दिया था प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पार्लियामेंट को ये लगा कि जो एससीज हैं और एसटीज हैं, एससीज और एसटीज को इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में तो हम दे देते हैं रिजर्वेशन, लेकिन ये जब एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाते हैं तब भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। तो इनिशियली इनको नौकरी मिल गई, लेकिन जब प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन के टाइम पर इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से ये हायर पोजीशन पर नहीं जा पाते। ठीक है, तो इसीलिए इंदिरा साहनी केस ने भले ही मना कर दिया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी, लेकिन हमारे पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995, जिसमें यह कह दिया गया कि जो एससीज और एसटीज हैं, एससीज और एसटीज को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दी जाएगी इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, अगर वो हायर लेवल पे एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उनको प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कही। तो इंदिरा साहनी केस ने तो प्रमोशन में भी मना किया था, लेकिन इस जो जजमेंट थी, इस जजमेंट को ओवरकम करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था हमारा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कही गई थी। और पांचवी चीज़ क्या कही थी इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर? इन्होंने कहा था कि एक परमानेंट स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी, एक परमानेंट स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये इसके अंदर बोला गया। और इसी जजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए आप देखेंगे कि 1993 के अंदर एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC। यही स्टैच्यूटरी कमिटी जो आपकी बॉडी है, इस बॉडी को अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया बाय 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहले ये सिर्फ एक पार्लियामेंट के एक्ट से बनी थी, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक बारी मैं सिर्फ जजमेंट बताता हूँ। सोशल क्राइटेरिया प्राइम क्राइटेरिया होगा रिजर्वेशन देने का। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इंदिरा साहनी केस में ये बोला गया 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। ओबीसीज को रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन ओबीसीज में जो एडवांस्ड लोग होंगे जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है उनको क्रीमी लेयर कहा जाएगा, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन सिर्फ इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में होगा, प्रमोशन में नहीं होगा। एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी। ठीक है, अब इसी जजमेंट की जो आपके डेवलपमेंट्स हुई हैं वो डेवलपमेंट्स क्या हैं? डेवलपमेंट ये है कि पहले इंदिरा साहनी केस ने कहा था सिर्फ और सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन देंगे, बट आफ्टर दिस जनहित अभियान केस 2022 10% EWS रिजर्वेशन को अपहोल्ड कर दिया गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चेंज आ गया। दूसरा चेंज हमें क्या देखने को मिलता है? 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो ये जो जनहित अभियान केस है ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो 50% की सीलिंग है ये सिर्फ और सिर्फ एससीज, एसटीज और ओबीसी पे लगेगी। जो हम 10% EWS को रिजर्वेशन दे रहे हैं, इट इज़ फॉर जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन, यानी कि नॉन ओबीसी, नॉन SC ST। ठीक है, उनके लिए बोली गई।
ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इंदिरा साहनी केस में प्रमोशन के लिए कहा था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगी, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया 1995 के अंदर, और हमने एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना चालू कर दिया। और इंदिरा साहनी केस ने कहा था कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी एनसीबीसी। उसकी करंट अफेयर से जुड़ी न्यूज़ ये है कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इस स्टैट्यूटरी बॉडी को अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी एक तरह से कहानी कह सकते हैं कि ओबीसीज को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ओबीसीज को रिजर्वेशन किस तरह से दिया जा रहा है। ठीक है, एक और रिलेटेड केस है आपके एम नागराज केस। ठीक है, ये एक बार आप थोड़ा सा गूगल करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, न्यूज़ में नहीं थे बट यू शुड नो। एम नागराज केस एंड जर्नैल सिंह केस। ठीक है, जर्नैल सिंह केस, इनको भी पढ़ना। ठीक है, तो ओबीसीज के रिजर्वेशन के बारे में आपने ये सारी की सारी चीज़ें देख ली कि किस तरह काका केलकर कमेटी बनती है, फिर उसके बाद मंडल कमीशन बनती है, फिर मोरारजी देसाई के टाइम पर जो कमीशन बनी है उसकी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब दोबारा से जनता दल पावर में आएगी। फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की 1992 के अंदर भी कोशिश की गई थी बाय पीवी नरसिम्हा राव, लेकिन ये कोशिश जो है 1990s के अंदर जो की गई थी, इसको इंदिरा साहनी केस के बाद खत्म कर दिया गया। ठीक है, और अब दोबारा से 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया और इस टाइम इसको अपहोल्ड कर दिया गया, इसको सही माना गया। ठीक है, जनहित अभियान केस 2022। ठीक है, पहले जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जा रहा था उसको नहीं अपहोल्ड किया था, लेकिन अब कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इंदिरा साहनी केस के बारे में देखा, तो ये आपके पूरे रिजर्वेशन के बारे में हो गया। सेकंड टॉपिक देखते हैं एनसीबीसी के बारे में, जो कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है। एनसीबीसी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका हम बैकग्राउंड देखेंगे ताकि चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 340। आर्टिकल 340 क्या कहता है? आर्टिकल 340 कहता है कि हमें ज़रूरत है हमारे देश के अंदर जितने भी ऐसी क्लासेज हैं विच आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी कि जितनी भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, हम इनको आइडेंटिफाई करें, हम इनकी बैकवर्डनेस को समझें और फिर उसके बाद उनकी जो डिफ़िकल्टी जो वो फेस करते हैं उन डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करें। ठीक है, तो एससीबीसीज को आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़रूरत है, ये एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 340 में लिखा हुआ है। अब इसी आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, 1950s के अंदर एक कमीशन बनाई जिसका नाम था काका केलेलकर कमीशन। काका केलेलकर कमीशन हम इससे पहले भी देख चुके हैं, जिन्होंने 2399 क्लासेस को बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में रखा था, जिनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था, याद आ रहा है? तो 1950s में एक कमीशन बनी, फिर उसके बाद आपकी 1979 के अंदर दूसरी कमीशन बनी जिसका नाम था मंडल कमीशन। ठीक है, दोनों के ऑफिशियल नाम क्या थे? काका केलेलकर कमीशन को कहते थे फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। देखिए, बैकवर्ड क्लास के लिए बनाई जा रही है ना, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, और मंडल कमीशन को सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब ये जो दोनों कमीशंस थी, इनके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत थी कि ये टेम्पररी कमीशन है, ये आई, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी और इन्होंने एग्जिस्ट करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद 1992 में जो इंदिरा साहनी केस होता है, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोल देता है कि हमें आज की डेट में ज़रूरत है एक परमानेंट स्टैट्यूटरी कमीशन की फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए 1993 के अंदर एक कमीशन बनाई जाती है जिसका नाम होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये जो कमीशन है ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन रहती है। फिर कई सालों तक ये स्टैट्यूटरी कमीशन रहेगी और उसके बाद 2018 में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसको कहा जाता है, और 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स इंसर्ट करते हैं। एक है आर्टिकल नंबर 338B और दूसरा है आर्टिकल नंबर 342A। तो जो आर्टिकल नंबर 338B है, ये क्या कहता है? ये आर्टिकल एनसीबीसी के बारे में बात करता है। बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 338B ये कहता है कि एक नेशनल कमीशन बनाई जाएगी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और इसका काम होगा टू एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर मेजर्स
वेलफेयर मेजर्स टेकन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो भी वेलफेयर मेजर्स लिए जा रहे हैं उनको एग्जामिन करने की जिम्मेदारी एनसीबीसी की होगी। प्लस एनसीबीसी जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंप्लेंट्स को भी हियर कर सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ आर्टिकल 338B ये कहता है कि जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट और सेंटर हैं, वो जो भी वेलफेयर मेजर बना रही हैं वो वेलफेयर मेजर बनाते टाइम एनसीबीसी को कंसल्ट ज़रूर करेंगी। जितने भी मेजर पॉलिसी डिसीजन है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सभी मेजर पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर एनसीबीसी को कंसल्ट किया जाएगा। कौन से मेजर पॉलिसी डिसीजंस? मेजर पॉलिसी डिसीजंस विच आर रिलेटेड टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये था आपका आर्टिकल 338। 342A ने क्या किया? 342A ने ये कह दिया कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे। ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करके हम क्लासीफाई करेंगे कि ये जो लोग हैं ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं और जो भी एससीबीसीज को बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो इनको दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने ये कह दिया कि ये जो क्लासीफाई करने की जिम्मेदारी है, ये क्लासीफाई कौन करेगा? ये क्लासीफाई करेंगे प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर्स ऑफ स्टेट। स्टेट के गवर्नर्स के साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट जो है वो इनको क्लासीफाई कर देंगे और फिर उसके बाद पार्लियामेंट लॉ बना के जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है उस लिस्ट को अमेंड कर देगी। ठीक है, तो एससीबीसीज की लिस्ट को अमेंड करने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट को दे दी गई और क्लासीफाई करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट को दे दी गई। अब इस वजह से क्या दिक्कत होने लगी? इस वजह से ये दिक्कत होने लगी कि पहले क्या होता था, पहले राज्यों के अंदर, स्टेट्स के अंदर, स्टेट की अपनी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, राज्यों के अंदर उनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली काम कर रहा है। पहले मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको महाराष्ट्र बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में रखना चाहता है फॉर स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, राज्य सरकारों की एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट देने के लिए कौन कौन से लोग बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में आएंगे, ये महाराष्ट्र सरकार खुद ही डिटरमाइन करती थी। ठीक है, और लॉजिकल भी यही है, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, ये महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के लेजिस्लेचर से ज़्यादा अच्छा कौन जानेगा। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की सरकार ही करती थी टू गिव देम बेनिफिट अंडर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब हमने ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया तो इसमें कहा गया कि एससीबीसीज को क्लासीफाई करने की जो जिम्मेदारी है, जो पावर है, वो प्रेसिडेंट को दे दी गई है। तो इसको कैसे इंटरप्रेट किया गया? इसको इंटरप्रेट ऐसे किया गया कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। तो अब क्या किया जा रहा है? अब कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से अमेंड किया जा रहा है ये क्लैरिफाई करने के लिए कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो हमने आर्टिकल 342A ऐड किया है, इसमें हमने प्रेसिडेंट को पावर तो दी है बैकवर्ड क्लासेस को क्लासीफाई करने की, पार्लियामेंट को पावर तो दी है एससीबीसी की लिस्ट को अमेंड करने की, लेकिन प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को ये जो पावर दी गई है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल पर है। यानी कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट आ रही है तो सिर्फ उस जगह पे ही ये प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को मिली हुई है। जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर थी वो इंटैक्ट है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद से अपने राज्यों के जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकती है, उनको क्लासीफाई कर सकती है। ठीक है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, स्टेट लेजिस्लेचर एक लॉ बना के स्टेट की सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को अमेंड भी कर सकता है, इसको अमेंड भी कर सकता है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन चल रही है, जिसके लिए आपका 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है। इसी चीज़ को और क्लियरली अगर आप समझना चाहें तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटर को भी पावर मिली हुई थी और स्टेट को भी पावर मिली हुई थी। सेंट्रल लेवल पे आइडेंटिफाई करता था कि कौन कौन सी कम्युनिटीज़ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट के अंदर आएंगी। ठीक है, लिस्ट को अमेंड करने की ताकत जो है वो पार्लियामेंट की है, और कौन कौन सी कम्युनिटी
SC/BC के अंदर आएंगी उसको क्लासीफाई करने की पावर जो है, क्लासीफाई करने की पावर प्रेसिडेंट की है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को अपनी अलग से सेपरेट पावर मिली हुई थी, लेकिन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कम्युनिटी को क्लासीफाई नहीं कर सकती, वो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट के अंदर नई क्लासेस को ऐड या रिमूव नहीं कर सकती। ठीक है, ये कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए अब 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर डिस्कशन हो रही है, जिसके अंदर ये क्लैरिफाई कर दिया जाएगा कि ये जो पावर थी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो दी गई थी, ये पावर केंद्र को केवल सेंट्रल लेवल पर दी गई है। स्टेट लेवल पे जो स्टेट की सरकारों की और स्टेट के लेजिस्लेचर की पावर थी वो अपनी इंटैक्ट है, वो खुद से अपनी SC/BC लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये अभी आपके न्यूज़ के अंदर चल रहा था। अच्छा, अब इसी में हम देख लेते हैं कि NC/BC आखिर है क्या। NC/BC एक 5 मेंबर बॉडी है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है। आर्टिकल नंबर किससे 338B से वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है आफ्टर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 5 मेंबर के अंदर एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, प्लस 3 अदर मेंबर्स होंगे। ये सारे के सारे आप प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। इनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो कंडीशन ऑफ सर्विस भी प्रेसिडेंट ही बताएंगे। ये जो NC/BC है, इस NC/BC के पास सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी। इसके पास सिविल कोर्ट की भी पावर है, ये समन कर सकता है, विटनेस को बुला सकता है, ताकि पूरी तरह से ये इंश्योर कर सके कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका वेलफेयर मेजर सही से काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनके कंप्लेंट्स रिड्रेस हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसको प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद ये 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है। तो 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, ये रिस्टोर करता है स्टेट्स की पावर टू फॉर्मुलेट देयर ओन स्टेट लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये है आपका 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो हमने शुरुआत में देखा था जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे थे कि ओबीसीज के इश्यूज से जुड़े हुए 3 चीजें हमें अच्छे से करनी थी। बेसिकली 3 न्यूज मान लीजिए। पहली न्यूज क्या थी, ओबीसी के रिजर्वेशन से जुड़ी हुई। ठीक है, कि किस तरह से इनकी रिजर्वेशन जो है वो इंप्लीमेंट होने लगे, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज हमें देखनी थी NC/BC 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की कहानी, और यहीं पे हमने 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी देखा। ठीक है, अब जो तीसरी चीज देख रहे हैं, तीसरी चीज है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। सब कैटेगराइजेशन से क्या मतलब है, देखिए न्यूज तो सिंपल सी है। न्यूज क्या है, एक जस्टिस रोहिणी कमीशन बनी थी। ये जो जस्टिस रोहिणी कमीशन थी, इसको ये कहा गया था कि तुम आइडेंटिफाई करो कि हम ओबीसी को किस तरह अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, किस तरह अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं एक साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, ताकि हम ओबीसी को जो वेलफेयर मेजर्स दे रहे हैं वो वेलफेयर मेजर्स और भी अच्छे तरीके से दिए जा सकें। ठीक है, तो ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन करने की सब कैटेगराइज किस तरह से किया जाए, यह आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी जस्टिस रोहिणी कमीशन को दी गई थी। दूसरी चीज़ क्या दी गई थी, दूसरी चीज़ ये दी गई थी कि हमने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, लेकिन इसके बावजूद भी हमें यह देखने की ज़रूरत है कि कहीं सारा का सारा बेनिफिट कुछ चुनिंदा लोग तो नहीं अटेन करके बैठे हुए। यानी कि जो वेलफेयर मेजर दिए जा रहे हैं, जो रिजर्वेशन दी जा रही है, इसका बेनिफिट इन इक्विटेबल तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में केवल कुछ लोग हैं जो बेनिफिट का, रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं और बाकी सारे लोग जो हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ये आइडेंटिफाई करने की भी जिम्मेदारी जस्टिस रोहिणी कमीशन को दी गई थी। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इनको 14th एक्सटेंशन दिया गया और अब ये जुलाई 2023 के अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, ऐसा कहा गया। हो सकता है दोबारा से एक्सटेंशन दे दिया जाए, लेकिन अभी के लिए जुलाई 2023 में ये रिपोर्ट देंगे। ठीक है, तो अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओबीसी सब कैटेगराइजेशन। आखिर ये कॉन्सेप्ट आया क्यों? कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि 2015 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने ये कहा था कि जो 27% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये रिजर्वेशन ओबीसी के कुछ ही लोग हैं जो इस रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं ये एजुकेशनली थोड़े से एडवांस्ड हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली भी ये थोड़े से एडवांस्ड हो सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये कंपटीशन में बाकी जो ओबीसी के लोग हैं उनसे हमेशा आगे रहते हैं और सारा का सारा जो बेनिफिट है वो यही गिने चुने लोग जो हैं वो अटेन करके बैठ जाते हैं।
ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत है, एनसीबीसी ने कहा कि इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम जितने भी ओबीसीज हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें। 3 कैटेगरी कौन सी? सबसे पहली कैटेगरी होगी ग्रुप ए। ग्रुप ए के अंदर आएंगे आपके एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं? ये वो बैकवर्ड क्लासेस हैं ओबीसीज के अंदर जो कि सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। जैसे कि ये आपकी कोई एबोरिजिनल ट्राइब्स हो सकती हैं, ये आपके नोमैडिक या फिर सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हो सकती हैं। ठीक है, ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड है। तो जब भी आप कोई वेलफेयर मेजर बनाओ तो सबसे पहले आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। लॉजिकल है, ठीक है। दूसरे कौन से हो गए? दूसरे हो गए मोर बैकवर्ड क्लासेस। ये भी ओबीसीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड आते हैं, लेकिन उतने बैकवर्ड नहीं जितने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस रहेंगी। ये वो लोग हैं जो कि आज भी अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ही किए जा रहे हैं। और फिर आते हैं आपके बैकवर्ड क्लासेस। ये थी आपकी ग्रुप बी, सॉरी ग्रुप सी, ये थी आपकी ग्रुप बी। ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं ये वो हैं जो कि कंपेरेटिवली फॉरवर्ड हैं एज कंपेयर टू दीज टू कैटेगरीज। ठीक है, एनसीबीसी ने कहा कि आज की डेट में भी 11 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने अपने राज्यों और यूनियन टेरिटरी के अंदर ओबीसीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो क्यों ना हम एक पूरी एक साइंटिफिक एक्सरसाइज करें और इस साइंटिफिक एक्सरसाइज के बेसिस पर ये आइडेंटिफाई करें कि ओबीसीज के अंदर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कौन से आएंगे, मोर बैकवर्ड कौन से आएंगे और बैकवर्ड कौन से आएंगे। और इसी के लिए आपकी जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाई गई है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट आएगी आपकी जुलाई के अंदर, तो तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको न्यूज़ के बारे में यही सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ओबीसी से जुड़े हुए आपके 3 न्यूज़ थे। एक और न्यूज़ है कि लोकल बॉडीज़ के अंदर ओबीसीज के रिजर्वेशन के ऊपर कि क्या लोकल बॉडीज़ में ओबीसीज को रिजर्वेशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ भी हम एक टॉपिक देख लेते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ के अंदर एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन दी जाएगी इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ठीक है, उनका पॉपुलेशन में जितना प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन में उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओबीसीज के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ओबीसीज को रिजर्वेशन लोकल बॉडीज़ में देना है या नहीं देना, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो राज्यों के पास ये पावर दे दी गई है कि आप डिसाइड करो ओबीसीज को रिजर्वेशन देना है या नहीं देना। फिर इसी के ऊपर एक केस होता है, केस का नाम है के कृष्णमूर्ति केस। के कृष्णमूर्ति केस, ये 2010 का जो केस है। इस केस के अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर कहा गया कि अगर ओबीसी को रिजर्वेशन देना है तो आपको ट्रिपल टेस्ट पास करना होगा। जो भी राज्य ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहता है लोकल बॉडीज़ के अंदर, उनको ट्रिपल टेस्ट पास करना होगा। ट्रिपल टेस्ट क्या है? पहला तो ये कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एक कमीशन बनाएगी और ये कमीशन डेटा कलेक्ट करेगी ऑन द बैकवर्डनेस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जिसको भी वो अपने राज्य के ओबीसी कह रहे हैं, जिनको लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन देना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट, उन कम्युनिटी के ऊपर वो डेटा कलेक्ट करेगी कमीशन और बताएगी कि क्या ये वाकई में बैकवर्ड हैं भी या नहीं है बैकवर्ड। ठीक है, अगर बैकवर्ड होंगे तो रिजर्वेशन देना फ़ायदेमंद है, वरना देने का फ़ायदा नहीं। तो पहला टेस्ट तो ये है कि क्या राज्यों की सरकारों ने कोई कमीशन बनाई है या नहीं बनाई, इस कमीशन ने बैकवर्डनेस के ऊपर डेटा कलेक्ट किया है या नहीं किया। दूसरा टेस्ट क्या है? दूसरा टेस्ट ये है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ ये बताएंगी कि कितना प्रोपोर्शन रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को दिया जा सकता है। और तीसरा टेस्ट क्या है? जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता लोकल बॉडीज़ के अंदर भी, यानी कि एससीज को रिजर्वेशन मिला हुआ है, एसटी को मिला हुआ है इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, प्लस राज्य अगर ओबीसीज को भी रिजर्वेशन देना चाहता है तो वो ये एंश्योर करेगा कि ये सारे के सारे टोटल मिला के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो के कृष्णमूर्ति के अंदर ये वाली चीज़ कही गई थी। ठीक है, न्यूज़ के अंदर ये क्यों आ गया? क्योंकि अभी जो यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट को यूपी हाई कोर्ट ने ये कहा था कि वो बिना ओबीसी को रिजर्वेशन दिए लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कंडक्ट कराए। ठीक है, वहाँ पे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो इस न्यूज़ को भले ही भूल जाइए, पर के कृष्णमूर्ति केस याद रखना आपको। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल बॉडीज़ में किस किस को रिजर्वेशन है, ये आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि क्या विमेन को रिजर्वेशन है लोकल बॉडीज़ के अंदर, और अगर रिजर्वेशन है तो कितना है, कितना परसेंटेज है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड।
ठीक है, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ के अंदर रहता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। कोई भी देश है उसमें एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें लॉज की ज़रूरत होती है। बिना लॉज के देश के अंदर एनार्की हो जाती है। अब ये जो लॉज हैं इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में पढ़ा जा सकता है। वैसे ही उसी तरह से आपकी एक क्लासिफिकेशन है कि जो लॉज हैं वो या तो आपके सिविल लॉज हो सकते हैं या फिर आपके क्रिमिनल लॉज हो सकते हैं। क्रिमिनल लॉज डील करते हैं ऐसे इश्यूज से जिससे हमारी सोसाइटी को भी हार्म हो रहा है। जो क्रिमिनल लॉ होते हैं इसके अंदर अगर कोई इंसान हमारी सोसाइटी को या किसी इंडिविजुअल को हार्म करता है तो इस हार्म की कॉम्पनसेशन के बदले उस इंसान को जेल में डाला जा सकता है, यानी कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो क्रिमिनल लॉज वो लॉज होते हैं जिसके अंदर हार्म की पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट भी आती है। ठीक है, जो सिविल लॉज होते हैं, सिविल लॉज डील करते हैं ऐसे इशूज से जो कि ज़्यादातर इंडिविजुअल्स को ही अफेक्ट करता है, सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे जो सिविल लॉज होते हैं, अगर इन सिविल लॉज की वजह से किसी को हार्म हो रहा होता है तो उस हार्म की कॉम्पनसेशन आप मनी टर्म्स में, मॉनिटरी टर्म्स के अंदर कर सकते हैं। तो आपके सिविल लॉज के अंदर किस तरह के इश्यूज आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएगा कि मैरिज किस तरह से रेगुलेट होगी, डिवोर्स किस तरह से होगा, प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस किस तरह से होंगी, ये सारे के सारे आपके सिविल लॉज में आ जाएंगे। क्रिमिनल में क्या आएगा, अगर कोई चोरी कर रहा है, अगर कोई रॉबर है, कोई मर्डर करके चला गया, मर्डर हो रहा है, तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ये आपके क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं। अब ये जो दो अलग तरह की क्लासिफिकेशन है इसमें हमें क्या जानना है, जितने भी आपके क्रिमिनल लॉज हैं ये हर एक इंसान के, मान लीजिए इंडिया के जितने भी क्रिमिनल लॉ हैं वो इंडिया के हर एक इंसान के ऊपर यूनिफॉर्मली लगेंगे, यूनिफॉर्मली लगेंगे। यानी कि इंडिया के अंदर चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, क्रिमिनल लॉ की अगर आप वायलेशन करेंगे तो सबको सेम पनिशमेंट होगी, सेम क्राइम की सेम पनिशमेंट है हर एक इंसान के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। लेकिन जो सिविल लॉ होते हैं ये सिविल लॉ इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग बने हुए हैं। जैसे कि जो आपके हिंदू कोड्स हैं, हिंदू कोड सिर्फ हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट के ऊपर लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुस्लिम्स के अपने सिविल लॉ चल रहे हैं। तो जो शादी करने का तरीका है, डिवोर्स किस तरह से किया जाएगा, इनहेरिटेंस के जो अधिकार हैं ये हिंदूज़ के लिए अलग हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग हैं, क्रिश्चियंस के लिए अलग हैं। यानी कि अलग अलग रिलीजन के अलग अलग सिविल लॉ बने हुए हैं। ठीक है, तो एक सवाल आता है कि जब क्रिमिनल लॉ हम बिना किसी रिलीजन के यूनिफॉर्मली लगा रहे हैं तो सिविल लॉ को यूनिफॉर्मली क्यों नहीं लगाया जा रहा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करने की बात करता है और ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 44 में। आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि जो स्टेट है, स्टेट शैल एंडीवर टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 44 डीपीएसपी का हिस्सा है। डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, नॉन एनफोर्सेबल होते हैं, इसीलिए स्टेट ने अभी तक इसको एनफोर्स नहीं किया है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ और कि जब हम क्रिमिनल केसेस के लिए एक यूनिफॉर्म कानून बना सकते हैं तो सिविल केसेस के लिए क्यों नहीं बना पा रहे। तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि ढेर सारे अलग अलग रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं और जो मैटर होते हैं, शादी का मैटर हो गया, इनहेरिटेंस का मैटर हो गया, डिवोर्स का मैटर हो गया, ये मैटर बहुत ही ज़्यादा एक इंडिविजुअल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। हमेशा से आप देखेंगे कि इन मैटर्स को जो रिलीजियस लॉज होते थे वो रिलीजियस लॉ गवर्न करते थे। अगर मैं किसी और देश की बात करूं, मैं यूरोपियन देशों की बात करूं, तो वहाँ की पॉपुलेशन होमोजीनस है। ज़्यादातर पॉपुलेशन आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी के अंदर बिलीव करती है, तो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लाना ज़्यादा आसान है। लेकिन इंडिया के अंदर इतने सारे रिलीजन एक साथ रहते हैं एक साथ रहते हैं, तो सबकी सम्मति बनना, सबको खुश रखना और एक ऐसा कोड बनाना जिससे कोई भी रिलीजन वाला जो है वो आहत ना हो, ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। सिर्फ गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पे हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलता है। ठीक है, वो भी क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि गोवा के अंदर पोर्टुगीज रूल था और ये जो पोर्टुगीज थे, पोर्टुगीज ने एक पोर्टुगीज कोड बना रखा था गोवा के अंदर विच वाज सिमिलर टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो गोवा के अंदर ऑलरेडी कल्चर एग्जिस्ट करता था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इसीलिए उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें आज भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा आपको कहीं और इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को नहीं मिलता। टाइम पे इसके ऊपर डिबेट होने लग जाती है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं। 2022 के अंदर ढेर सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने कमेटी बनाई है टू सी कि क्या उनके राज्य के अंदर, उस स्टेट के अंदर भी
गोवा की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब इस न्यूज़ के अंदर एक तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, दूसरा हम देखते हैं कि आखिर ये प्राइवेट मेंबर बिल्स क्या होते हैं और ये किस तरह गवर्नमेंट बिल से डिफरेंट होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इंडिया एक सेकुलर देश है। इस सेकुलर देश के अंदर जो लॉज होने चाहिए, लॉ भी सेकुलरिज्म को ही फॉलो करने चाहिए। रिलीजन के बेसिस पर जो हर एक धर्म के अपने पर्सनल लॉज बने हुए हैं, ये पर्सनल लॉज जो हैं ये नहीं होने चाहिए, तो इट इज़ इन ट्यून विद सेकुलरिज्म। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो DPSPs हैं, भले ये नॉन जस्टिसेबल नॉन एनफोर्सेबल हैं, बट दीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ आवर स्टेट। ठीक है, इंडिया की गवर्नेंस में ये फंडामेंटल होते हैं। तो अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे तो आर्टिकल 44 की इसमें इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलेगी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तीसरा अच्छा क्या हो सकता है कि इससे जो यूनिफॉर्मिटी हमें क्रिमिनल लॉज में देखने को मिलती है, वही सेम यूनिफॉर्मिटी हमारे सिविल लॉज के अंदर भी आ जाएगी। चौथा, जब हम रिलीजन के बेसिस पर पर्सनल लॉज को देखते हैं तो बहुत सारे क्या लगभग सभी रिलीजन के अंदर हम देखेंगे कि फीमेल्स के लिए बहुत ही कम राइट्स उसके अंदर दिए गए हैं। फीमेल्स के लिए जो राइट्स हैं वो काफ़ी कम है। रिलीजन के बेसिस पर जो पर्सनल लॉ बने थे वो काफ़ी सालों पहले बने थे। इनके अंदर अपडेशन की ज़रूरत है। इनके अंदर जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं उन मॉडर्न वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की ज़रूरत है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज को अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिप्लेस करेंगे तो चांसेस ये है कि इट वुड लीड टू जेंडर जस्टिस। तो ये सारे के सारे इसके बेनिफिट्स हैं। पांचवा आप ये लिख सकते हैं कि लॉज की सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, लॉज की सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। ठीक है, इसके नेगेटिव्स क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्योंकि जो हमारे पर्सनल लॉज होते हैं, पर्सनल लॉज हमारे धर्म से बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड होते हैं। तो अगर हम इन पर्सनल लॉज को रिपील करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करेंगे फोर्सफुली, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर एक फियर आ सकता है कि उनके रिलीजन को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो माइनॉरिटी जो फियर है उसको यहाँ पे उसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और नेगेटिव में क्या आ सकता है, नेगेटिव में ये आ सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक कम्युनल मैटर बन जाएगा और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो वोट गार्नर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी एक पॉलिटिकल इशू बना लेंगे। ठीक है, एक पॉलिटिकल इशू बना लेंगे। तीसरा क्या नेगेटिव हो सकता है, तीसरा नेगेटिव यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है कि हर एक इंसान को फ्रीडम है टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड प्रोफेस एनी रिलीजन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर इम्पोज किया जाएगा माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, तो हो सकता है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया जाए कि आर्टिकल 25 से ये क्लैश करता है। ठीक है, उससे कन्फ्लिक्ट करता है। तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं। प्री के अंदर तो खैर नेगेटिव्स आपके नहीं आएंगे। ठीक है, प्री के अंदर जो इस न्यूज़ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपका आ सकता है वो है प्राइवेट मेंबर बिल्स क्या होते हैं और वो किस तरह गवर्नमेंट बिल से डिफरेंट होते हैं। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव जो हैं वो लेजिस्लेचर के अंदर से ही बनते हैं। इंडिया के अंदर लोकसभा के अंदर जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी का सपोर्ट होता है उस पार्टी के लीडर को इनवाइट किया जाता है कि तुम आओ और तुम भारत की सरकार बनाओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन करो। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनेगी इसी को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह सकते हैं, जिसका हेड कौन है, जिसका हेड है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जितनी भी हमारी पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती हैं ये एक तरह से डुअल रोल प्ले करते हैं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, यानी कि ये लेजिस्लेचर का भी काम करते हैं और ये एग्जीक्यूटिव का काम भी करते हैं क्योंकि ये मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट का मेजर काम है लॉज को इनेक्ट करना। तो अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल लेके चलें तो ज़्यादातर जो कानून इंडिया के अंदर बनते हैं उन कानूनों को इंट्रोड्यूस करते हैं ये मिनिस्टर ही। ठीक है, ये मिनिस्टर इसको पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और इंट्रोड्यूस करने के बाद पार्लियामेंट के अंदर उन बिल्स के ऊपर डिस्कशन होती है और डिस्कशन के बाद अगर वो बिल पास हो जाए तो वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये वाले बिल्स जिनको कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करता है इन बिल्स को हम गवर्नमेंट बिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है,
अगर कोई बिल ऐसा है जिसको भारत की सरकार के अंदर जो ये मंत्री होते हैं ये मिनिस्टर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, कोई और एमपी इंट्रोड्यूस कर रहा है हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, वो अगर इंट्रोड्यूस करे किसी बिल को तो उस बिल को हम प्राइवेट मेंबर बिल के नाम से जानते हैं, उसको प्राइवेट मेंबर बिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो आपके प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं ये अपोजिशन के ओपिनियन को, अपोजिशन के व्यू पॉइंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं और वो काम क्या है, हाउस की जो अटेंशन है, हाउस की अटेंशन को ऐसे मैटर्स पर लेके आती है जो कि अपोजिशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसे मैटर हो जिसके ऊपर सरकार बात नहीं करना चाहती, कोई ऐसा मैटर हो जिसके ऊपर सरकार बिल नहीं बनाना चाहती, तो अपोजिशन क्या कर सकती है, वो प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करके हाउस की अटेंशन उस इशू के ऊपर, उस बिल के ऊपर लेके आ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं प्राइवेट मेंबर बिल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अपोजिशन के पास एक टूल है हाउस की अटेंशन को गार्नर करने का और जो अपोजिशन को इंपॉर्टेंट लगता है उस इशू के ऊपर एक्ट बनाने का। ठीक है, अब प्राइवेट मेंबर बिल की आप डेफिनेशन समझ गए, मैं एक बार शुरू से आपको बता देता हूँ। प्राइवेट मेंबर बिल की डेफिनेशन क्या है, ऐसा कोई भी बिल जो कि किसी एमपी ने, एन एमपी हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, किसी ऐसे एमपी ने इंट्रोड्यूस किया जो कि मिनिस्टर नहीं है, उस बिल को हम प्राइवेट मेंबर बिल कह देते हैं। इसके साथ कुछ कंडीशंस अटैच्ड हैं। क्या कंडीशन अटैच है, पहली कंडीशन ये है कि कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल बिना नोटिस दिए इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और कितना नोटिस देना होता है, 1 मंथ का नोटिस देना ही होता है प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, दूसरी चीज, प्राइवेट मेंबर बिल्स सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को कंसिडर किए जा सकते हैं, फ्राइडे के अलावा इनको कंसिडर नहीं किया जा सकता। प्राइवेट मेंबर बिल्स की जो पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग की जिम्मेदारी होती है वो उसी इंडिविजुअल एमपी की होती है। पूरा का पूरा जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो इंडिविजुअल एमपी खुद से ड्राफ्ट करता है। अगर प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं होता तो इसका भारत की सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट मेंबर बिल्स के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी आई होप आपने पॉलिटी के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। अब इस न्यूज़ का आखिरी चीज़ देख लेते हैं। आखिरी चीज़ क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जजमेंट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े हुए, जैसे कि आपके 1955 के अंदर 4 हिंदू कोड बिल्स इंट्रोड्यूस किए थे। ये जो 4 हिंदू कोड बिल्स हैं ये अप्लाई होते हैं हिंदूज के ऊपर, सिख्स के ऊपर, जैन्स के ऊपर और बुद्धिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो हिंदू कोड बिल जो है वो इन सभी के ऊपर लागू होते हैं। फिर इसके साथ साथ एक आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है। ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये एक इंटर रिलीजियस मैरिजेस किस तरह से की जाएंगी उनसे डील करता है। ठीक है, तो ये एक तरह का सेकुलर एक्ट है, ये रिलीजन से डिराइव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटर रिलीजियस शादी की बात की जा रही है। ठीक है, एक और सेकुलर एक्ट है जिसका नाम है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, तो बेसिकली गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट क्या करता है, ये बताता है कि जितने भी गार्जियंस हैं उन गार्जियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने वार्ड्स के प्रति। ठीक है, और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गोवा इकलौती ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ पोर्टुगीज सिविल कोड विच वॉज देयर सिंस 1867। ये पोर्टुगीज सिविल कोड कुछ हद तक आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह था। तो आप कह सकते हैं कि गोवा के अंदर ऑलरेडी एक कल्चर था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। जजमेंट की अगर बात की जाए तो एक जजमेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है शाहबानो केस। शाहबानो केस 1985 के अंदर ये जो शाहबानो केस हुआ था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से कहा था कि पार्लियामेंट को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रेम करना चाहिए, उसकी ब्रॉड आउटलाइन जो है वो फ्रेम करनी चाहिए और इस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहिए जिससे देश में नेशनल हार्मनी बनी रहे, जिससे देश में इक्वेलिटी बिफोर लॉ बना रहे। ठीक है, यह आपका शाहबानो केस में हुआ था। फिर उसके बाद दूसरा था आपका जॉर्डन डिंगडे, जॉर्डन डिंगडे वर्सेस एसएस चोपड़ा केस। इसके अंदर भी जुडिशरी ने यह रीइटरेट किया था दैट देयर इज अ नीड टू फ्रेम यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। ठीक है, तीसरी जो आपको याद रखनी है वो है सरला मुदगल केस। सरला मुदगल केस आपका 1995 के अंदर होता है। इसके अंदर दोबारा से जुडिशरी ने कहा कि हमें अपने देश की नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जैसे एक एक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कुछ जजमेंट हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई हैं। तो इस न्यूज़ के अंदर बस इतना ही है। अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं हम। 2 रीज़न की वजह से हेट स्पीच जो है वो पिछले साल न्यूज़ में रही है। पहला रीज़न क्या था? पहला रीज़न ये था कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने दिल्ली
यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को एक डायरेक्टिव दिया था कि जब भी कोई हेट स्पीच का इंसिडेंस होता है तो उस इंसिडेंस में उन्हें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वेट क्या करती रहती है पुलिस? वेट करती रहती है कि कोई आएगा उनके पास और कंप्लेंट करेगा, और कंप्लेंट करने के बाद वो कोई एक्शन लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ये कंप्लेंट वगैरह की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सुओ मोटो टेक एक्शन अगेंस्ट इंसिडेंस ऑफ हेट स्पीच। तो सुओ मोटो एक्शन लेने का डायरेक्टिव दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पुलिस को कभी लगता है कि कोई हेट स्पीच जैसा इंसिडेंस हो रहा है तो उस इंसिडेंस में क्रिमिनल केस स्टार्ट कर देना चाहिए विदाउट वेटिंग फॉर फॉर्मल कंप्लेंट। तो एक तो ये रीज़न था जिस वजह से हेट स्पीच न्यूज़ में थी। दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न था कि पिछले 7 सालों में हेट स्पीच के जो केसेस हैं उसके अंदर हमें 500% का राइज देखने को मिला है, 500% का। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जो हमें हेट स्पीच के केसेस में राइज देखने को मिल रहा है, तो इससे एक चीज़ और दिखाई देती है कि या तो हमारे देश के अंदर वाकई में हेट्रेड काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, या फिर जो हेट स्पीच के केसेस हैं, बहुत सारे फॉल्स केसेस लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। ठीक है, तो ये दो न्यूज़ थी जिसकी वजह से हेट स्पीच हमें देखनी है। ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ से आपको प्रीलिम्स के अंदर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हम ये देखते हैं कि हेट स्पीच का इंडिया के अंदर लीगल स्टेटस क्या है। ठीक है, वहाँ से हो सकता है आपके प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन बन जाए। तो इसके लिए पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि इंडिया के अंदर अभी तक कोई भी फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जो कि हेट स्पीच से डील करता है। ठीक है, ऐसा कोई भी एक्ट नहीं बना हुआ जिसके अंदर हेट स्पीच की डेफिनेशन दे रखी हो और हेट स्पीच को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स बता रखे हो। ठीक है, दूसरे प्रोविजंस हैं जिन प्रोविजन को यूज करके हम हेट स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, ये प्रोविजन भी अभी हम देखेंगे। पहली चीज तो क्या, अगर आपके पास स्टेटमेंट आ जाए कि हेट स्पीच इज डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। हेट स्पीच इज डिफाइंड अंडर सम पर्टिकुलर एक्ट, तो वो भी गलत हो जाएगी। हेट स्पीच की कोई भी डेफिनेशन नहीं दे रखी। हम सिर्फ हेट स्पीच को कर्व करते हैं दूसरे रिलेटेड प्रोविजंस को इस्तेमाल करके उसको कर्व किया जाता है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, हेट स्पीच की डेफिनेशन दी है लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के अंदर उसने हेट स्पीच को डिफाइन किया था एज एन इंसाइटमेंट टू हेटरेट पर्टिकुलरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है, हेट स्पीच क्या है? हेट स्पीच है नफरत के लिए लोगों को भड़काना, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, ये ग्रुप किस चीज़ का हो सकता है? किसी एक पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करने वाले लोगों का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के अगेंस्ट हो सकता है, किसी जेंडर के खिलाफ नफरत फैलाना भी आपके हेट स्पीच के अंदर आ जाएगा। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के खिलाफ हेट स्पीच अगर नफरत फैलाई जा रही है तो वो भी हेट्रेड कहलाई जाएगी। किसी रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ अगर नफरत फैलाई जा रही है तो वो भी कहलाई जाएगी। ठीक है, तो वो भी हेट स्पीच कहलाई जाएगी। तो बेसिकली लॉ कमीशन ने किस तरह से डिफाइन किया, उसने कहा इट इज एन इंसाइटमेंट टू हेट्रेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, इसके अलावा किसी एक्ट के अंदर हेट स्पीच को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो हेट स्पीच को कर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंडियन पीनल कोड के एक सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 295A। सेक्शन 295A क्या करता है? सेक्शन 295A कहता है कि अगर कोई एक्टिविटी ऐसी की जा रही है जिससे आप किसी की रिलीजियस फीलिंग को या फिर बिलीफ को जान के डेलिबरेटली हर्ट करना चाहते हो, प्लस आपकी जो एक्टिविटी है उसके पीछे एक मलिशियस इंटेंट भी दिखाई दे रहा है कि आप गंदे इरादे के साथ वो काम करना चाह रहे थे। ठीक है, तो आपको आईपीसी के सेक्शन 295A के अंडर पनिश किया जा सकता है। ठीक है, तो आईपीसी का सेक्शन 295A डिफाइन करता है ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जो कि रिलीजियस फीलिंग और बिलीफ्स को हर्ट कर सकते हैं डेलिबरेटली या मलिशियस तरीके से। सेक्शन 295A जो है ये मेजरली आपके रिलीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही एक और सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 153A। सेक्शन 153A क्या कहता है कि अगर कोई इंसान नफरत, एनिमिटी, दुश्मनी फैला रहा है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ,
कहाँ पे उसका जन्म हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा, लैंग्वेज एटसेट्रा। ठीक है, तो सेक्शन 153A जो है वो इस तरह के दुश्मनी फैलाने वाले एक्शन के ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आईपीसी का एक और सेक्शन है, मतलब आईपीसी के 3 रिलेटेड सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5051, सेक्शन 5052, सेक्शन 505 क्लॉज 3। सेक्शन 5051 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जिससे पब्लिक मिसचीफ हो रही है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है जिससे पब्लिक मिसचीफ हो रही है, तो उसको भी ऑफेंस माना जाएगा। सेक्शन 5052 क्या कहता है, सेक्शन 5052 ये कहता है कि अगर आप दो क्लासेस के बीच में, मतलब एक ग्रुप है, क्लास के बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, और आप इस ग्रुप के बीच में एनिमिटी, दुश्मनी फैला रहे हो, तो वो भी ऑफेंस हो जाएगा। सेक्शन 5053 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर ये वाले जो दोनों के दोनों काम हो रहे हैं ये किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे हो जाए, प्लेस ऑफ वर्शिप पे अगर आप ये इस तरह की पब्लिक मिसचीफ कर रहे हो या दुश्मनी फैला रहे हो, तो उस केस में आपको 5 साल की जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस है जिनके बेसिस पर हम हेट स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एज सच इंडिया के अंदर कोई भी कानून नहीं बना हुआ है जो कि प्राइमरली हेट स्पीच को ही कंट्रोल करे। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेक्शन आपको थोड़ा सा माइंड के अंदर रखने हैं। ठीक है, अगर आप पूरे डिटेल्स याद नहीं रख सकते तो सिर्फ कितना याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए आईपीसी के सेक्शन 153A और 153B दोनों के दोनों हेट स्पीच से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपके सेक्शन 505 के क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 ये आपकी पब्लिक मिसचीफ को कंट्रोल करने और लोगों के बीच में दुश्मनी फैलाने को रोकने के लिए ये आपके क्लॉज बने हुए हैं। ठीक है, और सेक्शन 295A, सेक्शन 295A। ठीक है, ये सारे के सारे आपके हेट स्पीच से मतलब आपकी जो स्टेटमेंट है वो आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से दें, उसके लिए ये सेक्शन बनाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आप सबने पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 हमें कुछ फ्रीडम देता है, जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो फ्रीडम है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 कहता है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 कहता है कि आप पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, ठीक है, इन सब का ख्याल रखते हुए अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 जो है वो आर्टिकल 19 के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताता है। ठीक है, और इसी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और डिसेंसी, इन सब चीज़ों का ख्याल रखने के लिए हमने आईपीसी के अंदर ये सारे के सारे सेक्शन बनाए हुए थे। ठीक है, अब एक सेक्शन है, एक एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये एक्ट कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है और वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करता है जिनको हमने इन सेक्शंस के अंदर प्रोहिबिट किया हुआ है, तो उसको मिसकंडक्ट माना जाएगा और उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई नेता हेट स्पीच के अंदर इंडल्ज होता है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, ये पावर दी गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर। ठीक है, एक और एक्ट है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, वो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, ये भी आपके हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है। सिर्फ इन एक्ट्स को याद रखने की जितना हो सके उतनी कोशिश करना, एज सच क्योंकि इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना हुआ है तो इसीलिए यहाँ से मतलब किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। इंडिया के अंदर सेडिशन जो है, सेडिशन को डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 124A के अंदर। आईपीसी आपका 1860 के अंदर बना था और फिर आईपीसी को अमेंड करके उसके अंदर एक सेक्शन ऐड किया गया जिसका नाम था सेक्शन 124A, और सेक्शन 124A सेडिशन से डील करता है, सेडिशन को डिफाइन करता है। जब हमने हेट स्पीच का टॉपिक किया था तो उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि किसी भी एक्ट के अंदर हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया गया। हेट स्पीच की जो डेफिनेशन है वो एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। हेट स्पीच को कर्व करने के लिए हम इनडायरेक्टली
जो आईपीसी के अलग अलग प्रोविजंस हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के प्रोविजन है, इन प्रोविजन को इस्तेमाल करते हैं हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए। लेकिन जब सेडिशन की बात होती है, सेडिशन को ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है। सेडिशन की डेफिनेशन क्या है? सेडिशन की डेफिनेशन है कि अगर कोई भी इंसान अपने शब्दों से, अपने वर्ड से या अपनी किसी भी एक्शन से इंडिया के अंदर गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करे, गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत पैदा करे या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट पैदा करे, ऐसी एक्टिविटी को हम सेडिशन मानेंगे, देशद्रोह मानेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है, दीज गवर्नमेंट्स आर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, कानूनों के द्वारा। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर सरकारों के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया। हमारा अपना एक वेल स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके सरकारें बनती हैं। तो ऐसी सरकार जो कि बाय लॉ बनाई गई है, अ गवर्नमेंट विच इज स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ऐसी सरकार के खिलाफ अगर आप अटेम्प्ट करते हो उस सरकार को हटाने का, जैसे कि कोई भी कू का अटेम्प्ट करना, तो वो देशद्रोह माना जाएगा। या फिर आप सरकार के खिलाफ हेट्रेड या कंटेम्प्ट पैदा करते हो तो वो भी आपके सेडिशन के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो किन किन इसमें ना तो आप कुछ बोल सकते, ना ही आप कोई और एक्टिविटी कर सकते। एक्टिविटी क्या? आपने पोस्टर लगा दिए जिससे आप ये जो भी मैंने डेफिनेशन बताई, इस डेफिनेशन के अंडर आ जाते हैं। या फिर आप कोई साइन बना रहे हैं, साइन बना के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सेडिशन की डेफिनेशन के अंडर आ जाएंगी। सेडिशन जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपको सेक्शन 124A के अंडर चार्ज किया जाएगा तो बिना अरेस्ट वारंट के भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें वारंट की भी जरूरत नहीं होती पुलिस को अरेस्ट करने के लिए। पुलिस आएगी, आपको उठा के ले जाएगी। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है, यानी कि आपको बेल भी नहीं मिलेगी, और ये नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी नहीं कर सकते। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। एक बारी अगर आप सेक्शन 124A के अंडर आपके ऊपर केसेस लगने लगे, जब तक आप बरी नहीं हो जाते, आपको पूरी तरह इनोसेंट डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। खुद लॉजिक देखिए ना, अगर आपके ऊपर सेडिशन के केस चल रहे हैं, यानी कि आप अपने देश के प्रति लॉयल नहीं है, तो क्या आपको गवर्नमेंट जॉब में बैठने दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपको डी बार कर देते हैं। आपका जो पासपोर्ट है वो आपसे छीन लिया जाता है। ठीक है, और आप इंडिया के अंदर बिना पासपोर्ट के रहेंगे। जब भी आपको बोला जाएगा तब आपको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे इशू ये है कि सेक्शन 124A ये सेडिशन को डिफाइन करता है, लेकिन जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा वेग है। वेग का क्या मतलब है? इसके अंदर लिखा है कि आप कोई भी वर्ड और अदरवाइज, आप कोई भी शब्द या फिर कोई भी एक्शन लेके इंडिया के अंदर जो भी गवर्नमेंट लॉ के द्वारा स्टैब्लिश की गई हैं, उन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी नफरत, कंटेम्प्ट या फिर उस सरकार को हटाने की कोशिश नहीं कर सकते इल्लीगल तरीकों से। ठीक है, अब सरकार के खिलाफ नफरत नहीं फैला सकते। इसका क्या मतलब है? अगर मैं आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करूं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहने लग जाए कि ये क्रिटिसिज्म नहीं है, तुम सरकार के खिलाफ नफरत फैला रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर सेक्शन 124A लगा रही हूं। ठीक है, तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में तो नफरत लिखी हुई है। नफरत तो कुछ भी हो सकता है ना। एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म को भी नफरत की तरह देखा जा सकता है। अगर मेरे को कोई नेता पसंद नहीं है, उस नेता की क्रिटिसिज्म को अगर कंटेम्प्ट की तरह देखा जाएगा तो मेरे ऊपर भी सेक्शन 124A लगाया जा सकता है। तो ये जो सेक्शन 124A की डेफिनेशन थी, इट वॉज वेरी वेग। इस वेगनेस की वजह से क्या होता था, जो सरकारें आई इंडिया के अंदर, उन सरकारों ने क्या करना चालू कर दिया? उन्होंने सेक्शन 124A का मिसयूज करना चालू कर दिया। कोई भी इंसान सरकार के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा बोलता था तो वो कहते थे कि ये सरकार के खिलाफ नफरत फैला रहा है और इसको जेल में डाल दो। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये डिबेट भी स्टार्ट होने लगी कि जो सेडिशन है, सेडिशन का मतलब यह है कि आप देश के प्रति लॉयल नहीं हो, आप कंट्री के प्रति लॉयल नहीं हो। लेकिन जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आप सरकार के खिलाफ नफरत, कंटेम्प्ट, ये सारी चीज़ें नहीं फैला सकते। तो क्या सरकार देश के बराबर है? अगर हमारी सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही तो क्या हम उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते? क्या सरकार का क्रिटिसिज्म देश के क्रिटिसिज्म के बराबर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन रेज होने लग गया। तो इस वजह से
2018 के अंदर 2018 के अंदर एक लॉ कमीशन बनती है। वो लॉ कमीशन कह देती है कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी शुड बी रिपील्ड। इसको रिपील करने की रिकमेंडेशन देती है लॉ कमीशन 2018 के अंदर, लेकिन इसको रिपील नहीं किया जाता, इसको रिपील नहीं किया जाता। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन 124A है आईपीसी का, इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सेक्शन को दोबारा से कंसीडर करे, दोबारा से देखे कि ये सेक्शन कैसा है और इसके अंदर जो भी चेंजेस होने चाहिए वो चेंजेस करे। जब तक गवर्नमेंट इस सेक्शन को दोबारा से कंसीडर नहीं कर लेती, तब तक सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी कैन नॉट बी यूज्ड। दिस सेक्शन हैज बीन केप्ट इन अबेयंस। दिस सेक्शन हैज बीन केप्ट इन अबेयंस। तो ये आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखेंगे? हेट स्पीच कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, बट सेडिशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। और ये जो डेफिनेशन है, दिस वाज वेरी वेग। इस वेग डेफिनेशन की वजह से इसका मिसयूज हो रहा था, जिसकी वजह से लॉ कमीशन ने भी कहा इसको रिपील करो। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सेक्शन 124A को दोबारा से रिकंसिडर नहीं कर लेती, तब तक इस सेक्शन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि सेडिशन के केस नहीं लगाए जा सकते लोगों के ऊपर टिल दिस सेक्शन इज कंसिडर्ड अगेन। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट्स हैं इससे जुड़े हुए, ये आप टॉपिक समझ चुके हैं। अब कुछ फैक्ट्स देखते चलते हैं। फैक्ट्स क्या है? पहली बार इंडिया के अंदर ये जो सेडिशन का लॉ है, ये लॉ किसने लेके आया था? तो सेडिशन का लॉ 1837 के अंदर आया था थॉमस मैकॉले के द्वारा। थॉमस मैकॉले ने सेडिशन का लॉ बनाया था। ठीक है, लेकिन ये जो लॉ है ये 1860 तक रहेगा। उसके बाद आ जाता है इंडिया के अंदर इंडियन पीनल कोड 1860। इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर सेडिशन वाला जो प्रोविजन था, उस प्रोविजन को हटा दिया गया। 1860 में इंडिया के अंदर कोई भी सेडिशन का प्रोविजन नहीं था। फिर उसके बाद 10 सालों के बाद ही 1870 के अंदर क्या होता है? 1870 के अंदर आईपीसी को अमेंड किया जाता है। ये जो इंडियन पीनल कोड है इसको अमेंड किया जाता है और इसके अंदर सेक्शन 124A को इंसर्ट कर दिया जाता है। और ये जो सेक्शन 124A है, ये इंडिया के अंदर सेडिशन को डिफाइन करता है। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये आज तक चला आ रहा है। अब देखिए, ये किस ज़माने की बात हो रही है? ये बात हो रही है 1870 की। उस टाइम पर क्या हो रहा था? उस टाइम पर हमारे नए नए न्यूज़पेपर्स बन रहे थे। ये जो न्यूज़पेपर्स थे, ये ब्रिटिश हुकूमत को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि उनकी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो। तो उन्होंने क्या कह दिया कि जो भी ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज करेगा वो गद्दारी कर रहा है और उसको सीवियर पनिशमेंट दी जानी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने ये सेडिशन का लॉ इंडियन पीनल कोड के अंदर इंसर्ट किया था। लेकिन आज की डेट में वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म जो है वो डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाती है। ठीक है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर एक वेग डेफिनेशन होना सेडिशन की सही नहीं है। ठीक है, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि इसको रिकंसिडर करो। अभी इसके ऊपर मैं एक और केस की बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो सेडिशन का सेक्शन 124A है, ये आपके 1870 में हमारे इंडियन पीनल कोड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी सेक्शन को इस्तेमाल करके जेसी बोस को अरेस्ट किया गया था। जेसी बोस क्या कर रहे थे? एक एज ऑफ कंसेंट बिल था। एज ऑफ कंसेंट बिल जो अंग्रेज लेके आए थे, उसके खिलाफ जेसी बोस, जोगेंद्र चंद्र बोस जो हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे सरकार को और जेसी बोस को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, सिर्फ जेसी बोस को ही नहीं, आपके बाल गंगाधर तिलक हो गए, एनी बेसेंट हो गई और गांधी जी हो गए, इन सभी को इस सेडिशन के एक्ट के अंदर कभी ना कभी अरेस्ट ज़रूर किया गया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करने वाला एक्ट था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ क्या कहते थे? जिसने भी मेरे को क्रिटिसाइज़ किया जेल में डाल दूंगा। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने बनाया ही इसीलिए था कि इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वो जब चाहे तब कर्व कर सके। ठीक है, लेकिन खराब बात यह है कि ये जो सेक्शन है, दिस कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर सेडिशन का मेंशन है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको किसी भी आर्टिकल में सेडिशन देखने को नहीं मिलता। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने
सेडिशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, आईपीसी के सेक्शन 124A के अंदर ही आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा अब एक जजमेंट देखते हैं हम 1962 की। 1962 के अंदर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था, केस का नाम था केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहोल्ड किया कि जो सेक्शन 124A है, ये सेक्शन 124A वैलिड है, सेक्शन 124A जो है वो वैलिड है, लेकिन ये जो सेक्शन है ये सरकार के खिलाफ क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी कर्ब नहीं करता। ठीक है, केदारनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार बात करी। उसने कहा कि जो सेडिशन है, जब तक किसी भी इंसान की एक्टिविटी वायलेंस में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक आप उसकी एक्टिविटी को सेडिशन नहीं कह सकते। अगर किसी के एक्शन वायलेंस को प्रोवोक कर रहे हैं, अगर किसी के एक्शन, वर्ड्स, साइन, रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी भी इंसान के साइन, एक्शन, वर्ड, रिप्रेजेंटेशन वायलेंस को प्रोवोक कर रहे हैं, सिर्फ उसी केस में इसको सेडिशन कहा जाएगा। लेकिन अगर इंसान सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट को तो उसको सेडिशन की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी केदारनाथ केस के अंदर। उन्होंने कहा कि ये जो सेक्शन है ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि कई हमारे देश के अंदर अगर कोई इंसान सेडिशियस एक्टिविटी कर रहा है, वाकई में ही देश के खिलाफ वो नफरत पैदा कर रहा है, देश को तोड़ने की बात कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई लॉ तो होना चाहिए, कोई ना कोई प्रोविजन होना चाहिए। तो ये जो प्रोविजन है, दिस प्रोविजन इज ओके, लेकिन इस प्रोविजन को रिफाइन करने की ज़रूरत है, इसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। और वो अब कब किया जा रहा है? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में सरकारों को बोला है कि आप इस प्रोविजन को रिकंसिडर करो, तो अब इसको रिकंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो केदारनाथ केस आपको याद रखना है कि सेक्शन 124 इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे देश के खिलाफ कोई गद्दारी ना कर सके, लेकिन जो वेग डेफिनेशन दे रखी है उस वेग डेफिनेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि इस प्रोविजन का मिसयूज ना हो सके। ठीक है, केदारनाथ केस याद रखना है। दूसरा केस याद रखेंगे आप, पी अलावी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। स्टेट ऑफ केरला, इसमें क्या कहा था? इसमें कहा गया था कि अगर कोई इंसान स्लोगनियरिंग कर रहा है, ढेर सारे स्लोगन बाजी कर रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, जुडिशरी को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी सेडिशन की डेफिनेशन में नहीं आएंगी, सेडिशन की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोवोकेशन ऑफ वायलेंस जो है वो सेडिशन की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका सेडिशन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए।